नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। और इस लॉकडाउन टाइम में जो आपको ये स्टडीज करवाई जा रही हैं, इनको आप लोग प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हो। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की क्लास में हम आपको आपकी हिंदी रीडर बुक, जिसका नाम है सुनहरी धूप, उस किताब से रिलेटेड हम आपको आज चैप्टर नंबर 11 पार्ट 11 मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं। पार्ट 11 जो है, ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसका नाम है चांदी का जूता। ये पार्ट बाल शौरी रेड्डी जी के द्वारा लिखा गया है और इस पार्ट की जो मेन हाईलाइट है वो मैं आपको बताती हूं कि ये एक सामाजिक समस्या से संबंधित कथा है, कहानी है, जिसका मेन मोटो जो है वो ये है बताना कि जो समाज में दहेज प्रथा नाम का जो ये राक्षस है वो आज भी कितना सक्रिय है। आज भी पढ़ी लिखी लड़कियों को योग्य वर सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पिताजी जो हैं वो उन्हें पढ़ा लिखा तो पाते हैं, लेकिन उनके दहेज के लिए मोटी मोटी रकम इकट्ठी नहीं कर पाते। या यूं कह लें कि एक महिला की जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक जिसे हम कह सकते हैं वो है दहेज। एक बहुत अच्छे परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति वो भी शायद कहीं ना कहीं पर दहेज प्रथा के इस विशाल काय दानव की छूत से नहीं बच पाया है। चाहे वो कन्या और कलश के नाम पर लड़की के परिवार की तरफ से आने वाले उपहार हो या फिर लड़की के माता पिता के द्वारा हाथ जोड़कर प्रदान किया जाने वाला दक्षिणा रूपी सामान हो, ये सब सामान किस रूप में काउंट होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये सब सामान दहेज के रूप में काउंट होता है। और फिर लड़के वाले क्या कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ कन्या और कलश लेकर आए हैं। ये स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताना चाहूंगी इस कहानी के मुख्य पात्र, लेखक स्वयं, जिसने ये सारी की सारी चीजें देखी, ऑब्जर्व की। उसके बाद वेंकटेश्वर राव, जो कि लेखक के दोस्त थे और दोस्त होने के साथ साथ में वो लेखक के हॉस्टल में उनके रूममेट भी थे और उनका जो जिंदगी जीने का जो तरीका था वो बहुत सादा, सिंपल, सोबर था। उसके बाद श्रीमती रमा, जो कि वेंकटेश्वर की पत्नी थी। श्रीमती रमा जो है वो बहुत सुंदर और आभूषण प्रिया, यानी आभूषणों को बहुत पसंद करने वाली, लक्ष्मी के समान लगने वाली एक ऐसी महिला थी जो शायद इस पूरी की पूरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। उसके बाद सीमा, जो कि रमा और वेंकटेश्वर की बहू थी और बहुत पढ़ी लिखी, एमए, बीएड, डीलिट करने वाली महिला, जो नौकरी भी करती थी और उसके साथ ही साथ में अपने घर परिवार का पूरा काम भी करती थी और बदले में सासू माँ के ताने भी सुनती थी। क्यों? क्योंकि वो परिवार से बहुत कम दहेज लाई थी रमा के अनुसार। उसके बाद सीमा के पिताजी, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति थे, पर वो जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में काम करते थे वो बहुत मोटी रकम देने वाला था। और श्रीमती रमा, जो कि वेंकटेश्वर की पत्नी थी, उनको ये लग रहा था कि सीमा, जो कि उनकी इकलौती बेटी है, उसके साथ अगर हम हमारे बेटे की, यानी कि वेंकटेश्वर और रमा अपने बेटे की शादी कर देंगे तो उन्हें बहुत मोटी रकम हिसाब में मिलेगी, बहुत मोटी रकम उन्हें दहेज में मिलेगी। यानी इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो लेखक स्वयं, वेंकटेश्वर राव, श्रीमती रमा, जो कि वेंकटेश्वर की पत्नी है, सीमा, जो कि रमा और वेंकटेश्वर की बहू है, सीमा के पिता, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति हैं। कठिन शब्दों के अंतर्गत न्योता यानी किसी को निमंत्रण देना, किसी को इनवाइट करना। हॉस्टल यानी जब बच्चे, या यूं कह लें कि कुछ लोग नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं
कुछ लोग पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं, तो जो दूसरी जगह पर जाने पर जो टेम्पोरेरी रूप से जहां पर वो रहते हैं, जहां उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, उनको पैसे देकर के वो व्यवस्थाएं लेनी होती है, उसे हम हॉस्टल का नाम देते हैं दोषारोपण। अपना दोष, अपना गुनाह, अपनी गलती किसी और के सर पर मढ़ना। बिरादरी यानी कम्युनिटी, समाज, बिरादरी, जाति। आपत्ति यानी कि किसी भी चीज के लिए जो है अपोजिशन में खड़े होना, उसका विरोध करना। बेगारी यानी कि बिना काम धंधे के, बिना मजदूरी के लगाए जाने वाले मजदूर। उत्सुकता, एक्साइटमेंट। परिक्रमाएं यानी कि बहुत सारे चक्कर लगाना। दक्षिणा यानी कि उपहार स्वरूप दिया जाने वाला कुछ दान। प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान। अब देखिए बच्चों, इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूं कि इस स्टोरी में आपको क्या पढ़ने को मिल रहा है। इस स्टोरी में लेखक जो है वो एक बार वेंकटेश्वर राव से जो है उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी, वहां उसके किसी एक बर्थडे पार्टी में मिलना होता है। जब वो बर्थडे पार्टी में मिलता है तो लेखक जो है वो वेंकटेश्वर राय के साथ मिलकर गले मिलते हैं आपस में, दो बिछड़े हुए फ्रेंड्स बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर वेंकटेश्वर राव अपने मित्र लेखक को बुलाता है कि भाई तुम सुबह का नाश्ता करने के लिए मेरे घर पर आना। वो सुबह का नाश्ता करने के लिए उसे न्योता देता है। जब न्योता मिल जाता है तो श्रीमती रमा जो है वो वेंकटेश्वर राव के, वो लेखक के लिए गेट खोलती हैं। उस समय वेंकटेश्वर राव जो है वो स्नान करने के लिए बाहर गए हुए होते हैं। जब वो वेंकटेश्वर राव जो है वो स्नान करके वापस आते हैं तो श्रीमती रमा जो कि वेंकटेश्वर की पत्नी है, वो उनके लिए फॉर्मेलिटी के हिसाब से चाय कॉफी के प्रबंध की बात करती हैं। जब वो चाय कॉफी के प्रबंध की बात कर रही होती है तब उस समय पर लेखक देखता है कि श्रीमती रमा जो है वो चलती फिरती आभूषणों की दुकान लग रही है, यानी उनके शरीर पर बहुत सारे आभूषणों से वो लदक खदक है, यानी बहुत सारे आभूषण जो हैं उन्होंने पहन रखे हैं। इन आभूषणों को देख करके उनको ये समझ में आता है कि देखो ये कितनी सुंदर महिला है, इसने घर को भी ऐसे करीने से सजा रखा है जैसे मानो कि किसी पिक्चर का सेट है, किसी पिक्चर की शूटिंग हो रही है उसका सेट है। फिर उसे याद आता है कि ये वही वेंकटेश्वर है जो हॉस्टल के कमरे में कोई भी सामान कहीं पर भी रख देता था, लेकिन आज देखो इसकी पत्नी कितना तरीके से सब सामान को रख रही है। वहां पर वेंकटेश्वर राव और लेखक को बातचीत करता हुआ छोड़कर श्रीमती रमा जो है वो अंदर रसोई में चली जाती है। वो वहां जाकर देखती क्या है, वहां जाकर सीमा नाम की एक प्यारी सी गुड़िया जैसी लगने वाली जो लड़की है वो सिर पर घूंघट डाले लोगों की चाय कॉफी का प्रबंध कर रही है। वहां पर जब वेंकटेश्वर जी जो कहते हैं कि देखो मिलो, ये मेरी बहू है, इसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और तो और इसने जो है पीएचडी भी किया है और आज तक हमारी बिरादरी में किसी भी बहू को अब तक स्वर्ण पदक नहीं मिला है। स्वर्ण पदक यानी कि उनको एक तरफ तो प्राउड हो रहा है कि मेरी बहू गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए उस बेचारी बहू के साथ में वो क्या क्या अन्याय कर रहे हैं। वो डीलिट की पढ़ाई भी कर रही है, दिन और रात जागती रहती है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, सबके लिए खाना बनाती है, पूरे घर में नौकरानी की तरह काम करती है और फिर खुद रुपए भी कमा कर लाती है, किसी कॉलेज में वो पढ़ाने भी जा रही है। परंतु ऐसे में भी उसकी सास श्रीमती रमा जो है वो एक नौकरानी या एक नौकर की व्यवस्था नहीं रख पा रही है और बार बार यही तर्क देती है कि घर में कितने से लोग हैं, सिर्फ 4 लोग ही तो हैं। उसे ये नहीं पता कि इन 4 लोगों के लिए भी तो पूरे दिन भर का काम करना पड़ता है। वहां पर जो सीमा है वो बहुत अनमने मन से बहुत परेशान सी रहती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती है। फिर वो कहती है श्रीमती रमा कि हमें तो घर के बहू के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। तो फिर उनके पति यानी कि श्रीमान वेंकटेश्वर राव जी कहते हैं कि भाई तो बाकी के कामों के लिए रख लेते, लेकिन जब दोनों मियां बीवी के बीच में थोड़ी सी तनाव की स्थिति आ जाती है तो श्रीमती रमा कहती है कि मेरे पिता तो बड़े जमींदार थे, मैं भी तो उनकी बेटी थी, मैंने भी तो
कितना सारा धन दौलत सोना चांदी रिश्ते में मेरे दहेज में लेकर के आई थी, लेकिन तुम इस बहू के साथ दहेज में क्या लेकर के आए हो। वो ऐसा सुनते ही उनके घर की तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है और तब लेखक और उसके जो मित्र हैं वेंकटेश्वर राव वो वहां पर आ जाते हैं। वहां पर आकर के वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं और फिर लेखक को वेंकटेश्वर राव फोर्स करते हैं कि आज तो तुम्हें मेरे साथ एक सिगरेट पीनी ही पड़ेगी। और फिर वो अपने मन की जो व्यथा है वो अपने मित्र लेखक को यानी बालशौरी रेड्डी को बताते हैं और कहते हैं कि वो फिर उनको दिखाते हैं। वहां पर एक एस्ट्रे है, वो एस्ट्रे नहीं बल्कि चांदी का जूता था, वो भी उल्टा। वो एस्ट्रे नहीं बल्कि एक चांदी का जूता था। उसके उल्टे पैर में जूते की आकृति इस किस्म का एस्ट्रे जो था वो लेखक ने पहली बार देखा था। राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गए और फीकी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल उठी और अब वो बताएंगे कि ये इस एस्ट्रे के पीछे का क्या राज है। दोस्त मैं तुमसे क्या छुपाऊं, यह एस्ट्रे मेरे थोथे उपहासों का एक चिन्ह है, क्योंकि कॉलेज के टाइम पर वेंकटेश्वर राव और लेखक ये एक ऐसे बढ़िया मित्र थे कि ये हमेशा कहते थे कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, ना तो हम दहेज देंगे और ना हम दहेज लेंगे, लेकिन खुद तो ये अपनी पत्नी के साथ भी उपहार स्वरूप दहेज ले आए। और फिर जब रमा और वेंकटेश्वर के बेटे की शादी सीमा के साथ तय हुई तो उस समय उन्हें यह लगा कि शायद उनके सीमा के जो पिता हैं वो एक सिविल सप्लायर ऑफिसर हैं, वो सिविल सप्लायर ऑफिसर ने खूब माल इकट्ठा करके रखा होगा तो वो उसमें से कुछ ना कुछ तो अपनी बेटी को दहेज में देगा ही। लेकिन जब उन्हें यह पता चला, बिरादरी में यह पता चला कि वेंकटेश्वर राव के समधी तो सिर्फ कन्या और कलश देने की तैयारी में ही है, तो क्या हुआ, तो उन्हें यह बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा। श्रीमती रमा को लगता है कि शायद वेंकटेश्वर राव अच्छा रिश्ता ढूंढकर ला पाने में पूर्ण रूप से अक्षम रहे हैं, तो वो अपने पति को कहती हैं कि जाने कितने कितने लोगों ने घर पर आकर के चक्कर खाए, लेकिन मैंने आज तक मेरे बेटे का रिश्ता जो है किसी ढंग के घर में करने की बजाय ये सोचा कि चलो एक सिविल सप्लायर की बेटी से ही अपने रिश्ते को कंप्लीट करते हैं। मैं सिर्फ योग्य लड़की और सुंदर सुशील लड़की देखना चाहता था, लेकिन मेरी श्रीमती जी तो कुछ और ही सोचती थी। उन्होंने अपने मित्र को ये दुख सुनाया और फिर वो बताते हैं कि वो यही बात लेकर के अपने समधी श्रीमान सीमा के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, मैं सिर्फ योग्य लड़की और सुशील परिवार देख रहा था, लेकिन मेरी पत्नी कुछ और ही सोचती है, तो मैं यही कहूंगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आप कुछ रकम अवश्य दें। यानी यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे का सौदा ही कर दिया। और जब सौदा करने की बात आई तो फिर यहाँ पर सीमा के पिता ने भी कहा ठीक है, उन्होंने हामल भर दी और वे भले मानुस थे, नाराज भी नहीं हुए। लेकिन मैंने घर पे लौटकर जब रमा को, यानी मैंने मतलब वेंकटेश्वर राव कह रहा है कि जब मैंने घर लौटकर रमा को ये सूचना दी तो उन्होंने कहा कि क्या पता कितनी रकम आएगी, और शादी वाले दिन तक भी वो लगातार अपने पति यानी वेंकटेश्वर राव को तंग करती रही। एक सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया और राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया और वही बर्तन हमें दहेज में प्राप्त हुआ। मेरी श्रीमती जी विवाह के खत्म होते ही संपन्न होते ही बर्तन लेकर कमरे में सुरक्षित रूप से रखने के लिए पहुंची और मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला। उस समय उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी कि नोटों के बंडल से भरा हुआ बर्तन था वो, यानी वो बर्तन चांदी का तो था ही था, साथ ही साथ में उसमें नोटों के बंडल और सारे के सारे नोट जो थे वो बिल्कुल नए नए चमचमाते हुए। ऐसा लग रहा था मानो कहीं ये नोट जाली मशीन से प्रिंट होकर के तो नहीं आ गए हैं। रमा रुपयों के बंडल को बक्सों में सजाने लगी और मैंने बर्तन में हाथ डाला तो उस बर्तन में एक और चीज निकली और वो था चांदी का जूता, जो कि रमा और वेंकटेश्वर राव के दिल पर, उनके दिमाग पर उनके समधी यानी सीमा के पिता ने मारा था। क्योंकि वो एक तो अपनी पढ़ी लिखी बेटी दे रहे थे और दूसरी तरफ वो उन्हें पूरी जिंदगी भर कमा कर देने वाली बेटी दे रहे थे। लेकिन यहां पर उनके लालच ने
वहां पर उनकी महानता को बिल्कुल धराशाही कर दिया और अंततोगत्वा यही हुआ कि श्रीमान वेंकटेश्वर राव और श्रीमती रमा को चांदी का जूता यानी कि उनकी बिना बोले ही इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी गई कि जिसे वो जिंदगी भर याद रखते। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये दहेज रूपी दानव है, इसकी वजह से न जाने कितनी ही लड़कियों को अपने विवाह मंडप से बिना वर के वापस आना पड़ जाता है, जाने कितनी ही लड़कियों को अपने ससुराल में पिटाई खानी पड़ती है, 2 वक्त के भोजन से महरूम रहना पड़ता है, और कई बार तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ऐसे ऐसे महान लोगों के बीच, ऐसे ऐसे ऊंचे परिवारों में भी होती हैं जहां सभ्य और सुशिक्षित लोग रहते हैं। इस व्यंग्यपरक कहानी में लेखक ने जिस दहेज जैसी विकराल समस्या पर करारा व्यंग्य किया है कि चाहे कन्या कितनी भी सुशिक्षित, योग्य, सुंदर हो, पर माता पिता कभी भी दहेज के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इस सामाजिक अभिशाप ने भारतीय समाज के आदर्श की परंपरा को ही हिला दिया है। आज भी ये समस्या जो है वो आपके और मेरे बीच में एक दानव के रूप में व्याप्त है, जो कभी भी किसी के दिमाग में घर करके और उस घर को बर्बाद कर सकती है। बच्चों, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जैसा आप अपने लिए सोच रहे हो वैसा ही आप दूसरों के लिए भी अप्लाई करो। यानी अगर आपने ये सोचा कि दहेज लेना, किसी को मारना या झूठ बोलना पाप है, इसका मतलब अगर वो आपके लिए पाप है तो वो दूसरों की नजरों में भी पाप होना चाहिए। अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हो तो आप दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो बच्चों, आप लोगों को मैं एक यही बात कहना चाहूंगी कि अपने घर परिवार में भी अगर आप कहीं इस प्रकार का कोई गलत कार्य होता देखें या कभी आपको लगे कि किसी के साथ ऐसा गलत हो रहा है तो आप प्लीज अपने घर के बड़ों को जरूर बताइए। मैं उम्मीद करती हूं कि आज की क्लास में जो ये टॉपिक मैंने आपको समझाया है, ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप सब लोग इस टॉपिक को जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर, ये स्टोरी जो है वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, मैं अपनी आज की क्लास को यहीं विराम देती हूँ। कल फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।